एक ऐसा कातिल जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को अपना भेष बदलना पड़ा, फिर भी उसे पकड़ने में लग गए 14 साल। यह कहानी है चंडीगढ़ के एक सीरियल किलर की, जो लड़कियों को पकड़कर उनका रेप करके उन्हें मार देता था। ऐसा किलर जिसने 14 साल तक पुलिस की नींद और चैन हराम कर दिया था। CFSL टीम ने पुलिस से कहा कि यह कातिल इतना शातिर है कि जुर्म के बाद कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका DNA। मगर इतने बड़े शहर में उस एक आदमी का DNA या ब्लड सैंपल लेना आसान नहीं था। फिर भी पुलिस ने अपनी वर्दी छोड़कर डॉक्टर का भेष रखा और घटना स्थल के चारों ओर लोगों के घर घर जाकर ब्लड सैंपल लेना शुरू कर दिया। आखिर इस कातिल की तलाश इतने लंबे समय तक क्यों चली और कितना शातिर था, ये जानने के लिए चलते हैं इसके क्राइम सेक्टर 38 के एक टैक्सी स्टैंड की है। 3 जुलाई 2010 को रात में 9 बजे एक लड़की बारिश से बचने के लिए टैक्सी स्टैंड पर खड़ी थी। उसके पास बैग था जिसमें किताबें थी। वो इंतजार कर रही थी कि बारिश थोड़ी कम हो जाए और वो घर निकले, मगर इससे पहले वो वहाँ से निकलती उसके सिर पर कोई भारी चीज लगी और वो बेहोश हो गई। एक शख्स वहाँ आया, उसने उसे उठाया और जंगल में ले गया। वहाँ उसके साथ 1 घंटे तक मन में जो आया वो किया। तभी 10 बजे उस लड़की का फोन बज गया। वो व्यक्ति बड़े आराम से फोन उठाता है। फोन पर दूसरी तरफ लड़की का पिता था और कहता है कि बेटा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। वो व्यक्ति लड़की के पिता से कहता है कि परेशान न हो, टैक्सी स्टैंड के पास आकर देख लो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उस लड़की के शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जहाँ उसने दांत न गड़ाए हो और जहाँ उसने चोट न पहुँचाई हो। लड़की के पिता के अनुसार वो रोज रात इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए जाती थी और रात को 9 बजे तक घर वापस आती थी। मगर उस रात जब वो नहीं पहुंची तो उसके पिता ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। सब जगह पता करने के बाद फोन पर जब उस व्यक्ति ने टैक्सी स्टैंड पर होने का पता चला और जब वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसकी स्कूटी पर कुछ ब्लड के निशान थे। वो पुलिस को वहां बुला लेता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। कुछ ही देर में उसे उसकी बेटी मिल जाती है। निर्वस्त्र बेटी को देखकर वहीं फूट फूट कर रोने लगता है और उसे तुरंत गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागता है, मगर वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत अपनी कार्यवाही में लग जाती है। शक के आधार पर पहले उस लड़की के दोस्तों को उठाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। उन लड़कों का नार्को टेस्ट भी करवाया जाता है, मगर कोई सफलता नहीं मिलती है। शहर के 500 गुंडा तत्व लोगों को भी जांच के लिए पकड़ा जाता है, मगर पुलिस वहां भी विफल रहती है। कोई सबूत और कोई गवाह न होने के कारण केस कमजोर पड़ जाता है और कोर्ट भी कोई फैसला नहीं दे पाता। वक्त निकलता रहता है और धीरे धीरे 12 साल बीत जाते हैं। 11 जनवरी 2022 को पति पत्नी रात को करीब 8 बजे बाजार निकलते हैं। दोनों वहां शॉपिंग करते हैं। पति देखता है कि कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, तो वह दुकानदार से कहता है मैं अभी आया पैसे लेकर, और अपनी पत्नी को वहीं दुकान पर छोड़कर बाइक से पास ही अपने भतीजे से पैसे लेकर वापस आ जाता है। दुकानदार को पैसे देता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। दुकानदार कहता है कि वो तो अभी चली गई। वो सोचता है कि शायद घर चली गई होगी। वो लौटकर घर आ जाता है, मगर वो वहाँ नहीं होती, तो उसे चिंता होने लगती है। वो वहाँ रहने वाले सभी जानकारों से और रिश्तेदारों से, पहचान वालों से पता करता है और वो कहीं नहीं मिलती। पुलिस को खबर दी जाती है तो अगले दिन मलोया थाना क्षेत्र में एक स्नेहा लेक नाम की एक जगह है, जो कि एक जंगल एरिया है। वहाँ उसकी पत्नी की लाश मिलती है। उस पर भी कोई कपड़ा नहीं था। शरीर के हर अंग को दांतों से काटा हुआ था और दुष्कर्म किया गया था। CFSL की टीम जब केस को पढ़ना शुरू करती है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उस केस को दोबारा पढ़ रहे हों।
पहले सिर पर भारी चीज से वार करना, फिर दुष्कर्म करना, शरीर के हर अंग पर दांतों के निशान होना और गला दबाकर मार देना। ये देखते ही पुलिस समझ जाती है कि ये कोई साधारण हत्यारा नहीं है, ये कोई सीरियल किलर है और अगर इसे पकड़ा नहीं गया तो ये इसी तरह हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देता रहेगा। पुलिस की एक टीम बनाई गई और क्योंकि पुलिस 500 लोगों का डीएनए टेस्ट पहले भी कर चुकी थी तो उनकी जरूरत नहीं थी। इस बार पुलिस ने रेडी लगाने वाले, ऑटो चालक, मजदूर, फड़ी लगाने वाले, किराएदारों और कुंवारे लड़कों को तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले डॉक्टर का भेष बदलकर घर घर जाने लगे और स्वास्थ्य कैंप के नाम पर ब्लड सैंपल लेना शुरू कर दिया। ये सब करने में लगभग 1.5 महीना निकल जाता है मगर कुछ हाथ नहीं लगता। एक दिन ये एक घर में पहुंचते हैं। यहाँ घर में केवल एक और लड़का था, मोनू कुमार, जो कि टॉयलेट में था। उसकी माँ कहती है कि वो अभी टॉयलेट में है, आप बाद में आना, मगर वो वहाँ से नहीं जाते और इसका इंतजार करते हैं। वो आधा घंटा लगा लेता है और आकर कहता है कि आप बाद में आना, मुझे अभी कहीं जाना है। मगर पुलिस वाले उसे बातों में लगाकर कैसे भी सैंपल के लिए मना लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब ब्लड रिपोर्ट आती है और मिलान किया जाता है तो 300 लोगों में से मोनू कुमार की रिपोर्ट मैच कर जाती है। अगले दिन पुलिस वाले वापस अब पुलिस की ड्रेस में मोनू के घर जाते हैं और मोनू देखते ही पहचान लेता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है कि माँ, मेरे लिए रोटी बना दे, पता नहीं अब मैं तेरे हाथ की रोटी खा पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर पुलिस वाले उसके रोटी खाने तक का इंतजार करते हैं। ये लड़का उस घटना स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर रहता था। हालांकि इसमें समय बहुत लगा, मगर ये बात सच है कि पुलिस जब अपनी पर आ जाती है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे पकड़ ही लेती है। मेरा इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।